Hi everyone, this is Dipali, your सूरजमुखी, welcoming all of you to the session. आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 11th क्लास का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर। अगर हम अपने पूरे 11th 12th के चैप्टर्स पूरे सिलेबस को कवर करें तो आप देखेंगे कि ऐसा चैप्टर की लेंथ वाइज से छोटा है और उसकी ज़्यादा वेटेज है तो आएगा हमारा चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। इसके अलावा भले ही आप अपने बात करें बॉटनी बात करें कोई भी रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो प्लांट्स और एनिमल्स में, इस टॉपिक के डेप्थ आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को एवरीवन आई एम a heads up that this is the most important chapters for exams also and for your NEET exam. बहुत ध्यान से सुनना, हम आज जिस चैप्टर की बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये ऐसा चैप्टर है जो कि बायो के बच्चों को थोड़ा अनईजी लगता है। हमने बायो इसलिए ली क्योंकि हमें मैथ्स नहीं आता और ये चैप्टर बहुत अच्छे मैथ्स का यूज करता है। यहाँ पे कुछ बनना, कितने पर डिवीजन, बहुत नंबर्स के साथ हम लोग खेलेंगे एंड दैट इज वेयर चीज की एप्लीकेशन। एक तो होता है हमारा याद करने की फैक्चुअल चीजें अबाउट बायोलॉजी और एक होता है चीजों का एप्लीकेशन। इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान से समझ, हमने इस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट का नाम है माइटोसिस और दूसरे पार्ट का नाम रहेगा मेयोसिस एंड वी विल बी डूइंग चैप्टर जस्ट इन सेशंस और बहुत छोटे छोटे सेशंस, मैक्सिमम 1 आवर के सेशंस, और उसके अंदर हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। गेट टू चैप्टर एग्जाम्स एज वेल एज योर एवरीवन। ओके, चलो बिना किसी देर के बेटा स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर को। इसमें क्या बोला इन्होंने, माइटोसिस इज द सेल्स वे ऑफ मेकिंग कॉपी सेल्फ। इट हैपेंस व्हेन द सेल नीड्स टू रिपेयर इटसेल्फ, रिपेयर एनी सेल एंड इट गेट्स रेडी। अच्छा बाटी, अब की बात यह है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से, और सिंगल सेल का क्या नाम है, जायगोट। हम सबको पता है कि अगर मैं बात करूं मेल गैमीट की, मेल गैमीट का फ्यूजन होता है फीमेल गैमीट से एक सेल का स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है जायगोट। का क्या नाम है बेटा, जायगोट। अब ये जो एक सेल का स्ट्रक्चर है जायगोट से हम इंसान बन गए, ऐसे कैसे हुआ? इस जायगोट की मल्टीपल टाइम्स डिवीजन, 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, और यही बढ़ते बढ़ते ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जरूर एक सेल से 2 सेल बना तो सेल कुछ ना कुछ साइक्लिक प्रोसेस होगा, तो वो साइक्लिक प्रोसेस जिससे एक सेल्स बनते हैं एक तरीके से कहलाता है मेरा माइटोसिस। और एक सेल से 2 सेल बनना कब ये सेल कर रहा है, तो वो एक साइकिल से गुजर रहा है, एक सीक्वेंस ऑफ कर रहा है जिसे हैं सेल साइकिल। अब बच्चा पार्टी, हमारी बॉडी के अंदर ये सेल साइकिल एकदम रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड मतलब कितने टाइम में कितनी डिवीजन करनी है वो निर्धारित है और उस तरह का चेंज ना मल्टीपल डिजीजेस कॉज कर सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं मेरा एक सेल है, बेटा 10 मिनट में 100 बार डिवाइड करना है। सपोज मेरा कोई भी XYZ सेल, उसे 10 मिनट में 100 बार डिवाइड करना है। अब उसकी रेगुलेशन खराब हो गई और वो जगह उतने टाइम में 1000 बार डिवाइड करने लगा। अब जहां 100 सेल बनने थे वहां 1000 बन रहे हैं। बेटा ये जो सेल्स का नंबर इतना इंक्रीज, व्हाट इज दिस? यही तो है कैंसर में क्या होता है बेटा, मेरी बॉडी के अंदर सेल्स की ग्रोथ होती है और वो सेल्स की ग्रोथ क्या करती है, बॉडी का सारा न्यूट्रिएंट ले लेती है, मेरे बाकी जनरल पार्ट्स की फंक्शनिंग के लिए होता ही नहीं है बेटा न्यूट्रिएंट। कैंसर है क्या, होता क्या है कैंसर? एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ। तो एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ कब होती है बेटा, जब सेल साइकिल का रेगुलेशन, जब क्या हो जाता है बेटा, सेल साइकिल का रेगुलेशन खराब हो जाता है। इसीलिए आज के सेशन में हम पढ़ेंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन, मेरे सेल साइकिल की स्टेज के बारे में जानेंगे और मेरा बेसिक टॉपिक विच इज माइटोसिस डिस्कस करेंगे बेटा। आई होप आई एम क्लियर अबाउट द चैप्टर कि इस चैप्टर में होगा क्या, सेल साइकिल होता क्या है। बच्चा पार्टी, अगर हम जनरल सेंस में बात करें, आप सपोज कि पास एक प्रिंट आउट है, आई हैव अ पेपर, एक क्वेश्चन पेपर है, एक पेपर है जिस पर है
मैं आपसे कि मुझे ऐसे एक की जगह दो पेपर, आप बोलोगे मैम मिल जाएगा, एक से मिल जाएगा, बिल्कुल वैसा के वैसा कॉपी। बट उसके लिए आपको क्या चाहिए रहेगा? उसके लिए आपको एक तो प्रिंटर की इंक की रिक्वायरमेंट है, और आपको एक प्लेन पेपर की रिक्वायरमेंट है जिसपे आप उसे प्रिंट करोगे, राइट, उसका प्रिंट आउट निकालोगे या फोटो करोगे बेटा। और पेपर की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी, और इंक रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अगर आप ये सोचो बेटा, अगर आप ये कि मेरे पास एक सेल है, मेरे पास एक सेल है बेटा, कितना सेल? एक सेल। मेरे को इस सेल को डिवाइड करके दो सेल बनाने हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसके जैसे हैं। इसका मतलब जैसा ये ए सेल है का डिट्टो कॉपी है बी सेल, और डिट्टो है सी सेल। ए इज एग्जैक्टली लाइक बी एंड सी। ऐसा कब पॉसिबल है बेटा? इसका मतलब ए सेल ने जरूर अपनी चीजें, अपने सेल्यूलर, अपना न्यूक्लियस, अपना साइटोप्लाज्म, हर चीज डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद जरूर मिल गया होगा बेटा, उसका साइज बड़ा हो गया होगा, और डिवाइड करने से पहले, बंटवारा करने से पहले वो अच्छे खासे साइज का होगा, और फिर उसने डिवाइड करके दो सेल बना दिए जिसे डॉटर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो इसे हम बुलाते हैं माइटोसिस। इसे हम क्या बुलाते हैं बेटा? इस डिवीजन को हम बुलाते हैं माइटोसिस। अब आप बोलोगे मैम ये डिवीजन हमने देखी है किसके अंदर? एमीबा के अंदर। बेटा मैं आपको बता दूं कि जब एक एमीबा डिवाइड होकर दो छोटे डॉटर एमीबी बनाता है, इज दिस माइटोसिस एवरीवन? बेटा दिस इज नॉट माइटोसिस। माइटोसिस देखो इसके अंदर पता है क्या हो रहा है? इट इज जस्ट लाइक कि मेरे पास एक क्ले की बॉल है, और उस क्ले की बॉल को तोड़कर मैंने दो छोटी क्ले की बॉल्स बनाई। दैट इज व्हाट एमीबा डज इन बाइनरी फिजन। दैट इज व्हाट एमीबा डज इन बाइनरी फिजन। मैं माइटोसिस एग्जैक्ट कॉपी बनाने की बात कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा ए सेल अपने सारे कॉम्पोनेंट डबल करता है बिफोर डिवाइड्स इनटू। ये मैंने आपको इसीलिए स्टार्टिंग में बता दिया क्योंकि चैप्टर खत्म होता है, सब हो जाता है, बच्चे पेपर दे आते हैं, बट उनको पता ही नहीं है कि और ये अलग है। लगता है कि ये दोनों इंटायरली डिफरेंट, ये दोनों इंटायरली डिफरेंट। ठीक है, इतना समझे। अब मैं किस पर आ गई बेटा? मेरे इंट्रोडक्शन टू सेल साइकिल। इंट्रोडक्शन टू सेल साइकिल मैं अब आपको बता देती हूँ सेल साइकिल में कौन आते हैं, बहुत ध्यान। जब मैंने सेल साइकिल की बात की बेटा, मैंने बोला इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग। क्या आएंगे बेटा? फॉलोइंग इवेंट्स आएंगे। क्या क्या इवेंट्स होते हैं बेटा? मैंने लिखे 3 इवेंट के नाम, ए, बी और सी। बच्चा पार्टी पहला इवेंट है, अगर मेरा एक सेल है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहेगा, क्रोमोसोम रहेंगे, उनको डुप्लीकेट करना। इवेंट रहेगा बाकी सेलुलर कॉम्प्लिकेट करना। तीसरा इवेंट क्या रहेगा? चीजों का बंटवारा करना, उसको डिवाइड करना और दो डॉटर सेल बनाना। लिख देती हूँ। पहला इवेंट क्या है बेटा? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन का इवेंट डुप्लीकेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। बाकी सेल के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो, इनटू 2 करो। लास्ट क्या आएगा बेटा? डिवाइडिंग द कंपोनेंट्स इनटू डॉटर। डिवाइडिंग द कंपोनेंट इन टू डॉटर सेल, दो डॉटर सेल में डिवाइड करना। ये 3 क्या है बेटा? मेरे सेल साइकिल के इवेंट्स हैं। इसके अलावा बच्चा पार्टी ध्यान रखना कि अगर मैं सेल साइकिल की ड्यूरेशन यानी कि टाइम का काम करूं, टाइम की बात करूं बेटा, जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन है वो वैरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल का टाइम अलग रहेगा। और इतना ही नहीं बेटा, अगर मैं सेल टू सेल बात करूं, एक सेल से दूसरे सेल भी सेल साइकिल का ड्यूरेशन
क्या कर सकता है बेटा, वैरी कर सकता है। क्या कर सकता है, वैरी कर सकता है। जैसे कि बेटा अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स की बात करूं तो मेरा एक सेल से 2 सेल बनने का टाइम कितना है, 24 घंटे का टाइम है। और वहीं की बात करूं का डुप्लीकेशन टाइम बेटा 20 है, सिर्फ 20 मिनट है। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टू सेल बेटा मेरी सेल साइकिल का जो डिवाइडिंग टाइम है क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। अब अगली चीज अगर मैं बात कर रही हूं सेल ग्रोथ और अगर मैं बात कर रही हूं डीएनए डुप्लीकेट करने की, तो अब पते की बात यह है कि एग्जाम में ये पूछा जाता है बेटा मेरी पूरी के पूरी सेल साइकिल के दौरान सेल की ग्रोथ लगातार चलती रहती है। मैं क्या बोलूंगी बेटा, सेल ग्रोथ कैसा प्रोसेस है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलता रहता है। लेकिन जो डीएनए की डुप्लीकेशन है, क्रोमोसोम का डबल अप होना है, न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन है, अकर्स इन अ स्पेसिफिक, कब होता है बेटा, एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है सेल साइकिल के, और हमेशा नहीं चलता रहता है, हमेशा नहीं चलता रहता है। इतना समझ गए बेटा, इंट्रोडक्शन हम समझे। बेटा इसके अलावा एक और चीज समझो, एक टाइप की डिवीजन है, एक टाइप की डिवीजन है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बोला माइटोसिस। मैंने क्या बोला बेटा, माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर मेरा एक सेल डिवाइड करके क्या बना रहा है, 2 सेल, जैसा मैंने आपको बताया। अगर ये सेल एन यानी कि हेपेलॉइड है, डॉटर सेल बने वो भी एन या फिर हेपेलॉइड होंगे। इसीलिए माइटोसिस के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, बोलते हैं डिवीजन। क्या बुलाते हैं बेटा, डिवीजन का मतलब जो पेरेंट की प्लॉइडी वही आगे ऑफस्प्रिंग की प्लॉइडी, क्या बुलाते हैं, इक्वल डिवीजन। वहीं अगर मैं किसकी बात करूं बेटा, एक और टाइप की डिवीजन होती है, उसका क्या नाम है, मियोसिस। आपने नाम सुना होगा बेटा, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बताते हैं। कि अगर मैंने एक 2n सेल के साथ शुरुआत की, मियोसिस यानी कि रिडक्शन बाद मेरे को जो 4 सेल्स मिलेंगे बेटा, क्या रहेंगे, वो n यानी कि हेपेलॉइड रहेंगे। इसीलिए हम मियोसिस को क्या कहकर बुलाते हैं बेटा, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन। तो अभी इस सेशन में मैं डिटेल में बात करूंगी माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन की। अगली क्लास में हम डिटेल में बात करेंगे यानी कि रिडक्शनल। अब अगर माइटोसिस की बात करूं तो अगर हमने माइटोसिस कर लिया के साथ क्या हो जाएगा, हमारा मियोसिस बड़ा आसान हो जाएगा। कि माइटोसिस सारे के सारे स्टेप्स कहीं ना कहीं किस रिपीट होते हैं बेटा, मियोसिस के अंदर। ठीक है, अब देखो हमने बेसिक्स तो देख लिया, हमने बेसिक्स तो देख लिया मैम। अब ये समझो बेटा, जब मैंने अपने सेल साइकिल की बात की के अंदर तरीके के 2 तरीके, एक का नाम जो मेरा पहला और बड़ा फेज है, लंबा फेज है, उसका नाम होता है बेटा इंटरफेज। का क्या नाम है बेटा उस फेज का, इसका नाम है इंटरफेज। और जो फेज है उसका नाम है एम। अब बेटा ये देखो कि जो मेरा ये इंटरफेज है ये तैयारी का फेज है, और जो एक्चुअल डिवीजन का फेज है वो है मेरा एम फेज। एक्चुअल डिवीजन का एम फेज, तैयारी का फेज इंटरफेज। अब ये देखो कि अगर हमें नीट का पेपर देना है या स्कूल के भी एग्जाम देने हैं, तो हम क्या करते हैं, साल पढ़ रहे हैं फाइनल तैयारी के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए, हम कितनी ज्यादा तैयारी करते हैं। इतना साल 3 घंटे का पेपर के लिए बेटा, ये सेल साइकिल भी है। मेरे सेल साइकिल के अंदर बेटा 2 फेज है, इंटरफेज, पहले तैयारी करेंगे या डिवीजन, पहले तैयारी करेंगे। बेटा जो इंटरफेज है वो क्या है मेरा, प्रेपरेटरी फेज। क्या है बेटा, प्रेपरेटरी फेज। हम रेस्टिंग की बुला देते हैं कई बार, रेस्टिंग बुलाया, डिवीजन नहीं हुई बट तैयारी हो रही है, बट इसको रेस्टिंग लाना एक तरीके से गलत है बेटा। क्यों, कि सेल्स हियर
आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल्स हियर आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। कहने का रेस्टिंग फेज है बेटा, सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव है। रेस्टिंग क्यों बोला? क्योंकि डिविजन अकाउंट और देन 95% सेल साइकिल, सेल साइकिल का और देन 95% ऑफ द पार्ट क्या है बेटा? मेरा इंटरफेज। क्या है? इंटरफेज। बेटा अगर मैं बात करूं इंटरफेज, ध्यान से सुनना, मेरे इंटरफेज के अंदर कुछ आते हैं, का क्या नाम है? जी एस 1 एस। मेरे इंटरफेज के क्या है? प्रेपरेटरी फेज, मोर देन 95% ऑफ द सेल साइकिल, और सेल्स कैसे हैं? मेटाबॉलिकली एक्टिव। वहीं बेटा अगर मैंने एम फेज की बात की, ये मेरा क्या है बेटा? एक्चुअल डिवीजन फेज। डिवीजन डालूं, माइटोटिक फेज डालूं, और बेटा कई बार इसे सेल डिवीजन प्रॉपर कहकर भी, भाई यहीं पर ही तो डिवीजन की, यहीं पर तो सेल डिवीजन। तो बेटा ये वाला जो फेज है, अगर मैं बात करूं ह्यूमंस के अंदर, एम फेज का टाइम कितना है? अबाउट 1 आवर, या फिर मैं लिखूं लेस देन अबाउट 1 आवर। क्या है मेरे एम फेज का टाइम? हाँ मतलब बेटा मेरे ह्यूमन के अंदर सेल साइकिल चल रही है कितनी देर? 24 आवर्स से ये लगभग 23 घंटे है, और 1 घंटे क्या हो रहा है? मेरा एम फेज है बेटा, समझे? के अलावा मैं अपने एम फेज पार्ट्स में डिवाइड कर देती। एक पार्ट का नाम है कैरियोकाइनेसिस, और दूसरे पार्ट का क्या नाम है बेटा? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है? कैरियोकाइनेसिस तो न्यूक्लियर डिवीजन। पहले क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन, और उसके बाद क्या होगा बेटा? डिवाइड करके किस कन्वर्ट हो गए बेटा? सेल्स में। व्हाट? सेल डिवीजन। तो अगर मुझे सीक्वेंस भी बताना है मेरे स्टेप्स का, पहले कौन सा फेज हुआ? 1 फेज, एस फेज, T2 फेज, के बाद आई एम फेज में पहले क्या हुआ बेटा? कैरियोकाइनेसिस, के बाद क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? क्या डिवाइड कर रहा है? न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या डिवाइड करता है बेटा? मेरा सेल डिवाइड करता है। इतना समझे? क्या समझे? के अलावा एक और चीज देखो बेटा, मेरे कैरियोकाइनेसिस के अंदर कुछ स्टेजेस हैं फर्दर। 1 2। पहली स्टेज का नाम है फेज, का नाम है क्या फेज? क्या फेज? एनाफेज और टीलोफेज। 4 फेजेस का नाम क्या है बेटा? फेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो हमारा चैप्टर कुछ इस तरीके से होने वाला है। पहले होगा इंटरफेज में G1S G2, फिर एम के अंदर पहले न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, कैरियो के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ऐसा चलेगा। आई होप आपको समझ आया बेटा। अब स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल तो हम ऑलरेडी बेटा काफी डिटेल में मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको कैरियोकाइनेसिस बता दिया, मैंने आपको साइटोकाइनेसिस बता दिया बेटा। अब हम क्या करते हैं? इंटरफेज को डिटेल में पढ़ लेते हैं। इंटरफेज और अपने मैक्सिमम पार्ट ऑफ द चैप्टर को। मैम मेरे को पता है कि अगर आपने इंटरफेस की बात की, एक तो आएगा, क्या आएगा बेटा? एस फेज आएगा। क्या आएगा बेटा उसके अंदर? आखिरी जी। चलो इन तीनों की बात की तो इसके साथ मेरा क्या खत्म हो जाएगा बेटा? इंटरफेस खत्म हो जाएगा। हाँ कि नहीं? क्या समझ गए सारे बच्चे? के साथ इंटरफेस खत्म हो जाएगा बेटा।
ये जो मेरा जीवन फेज है आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर जी स्टैंड्स इधर फॉर द गैप फेज या फिर गैप और ग्रोथ के लिए हम जीवन वर्ड का यूज करते हैं बेटा। क्या होगी बेटा? सेल ग्रोथ। क्या होगी? सेल्स हियर आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेरा सेल एकदम बराबर मेटाबॉलिकली एक्टिव है। सेल ग्रोथ चल रही है बेटा, सेल ग्रोथ चल रही है। अब ये फेज किस फेज में आता है ये समझो। पता है कि जीवन फेज होता है एस, होता है G2, होता है M, और M के बाद फिर से शुरू हो जाएगा जीवन। इसलिए मैं क्या लिखूं? के बीच में है बिटवीन S एंड M फेज है। ये S एंड M फेज के बीच में क्या सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गए बेटा। यहां पर मेरे डीएनए ने रेप्लिकेट किया क्या? नहीं किया। ने बोला डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट अकर हियर। डीएनए रेप्लिकेट डज नॉट अकर, यहां पर डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। क्यों बेटा? क्योंकि मेरा प्यारा सा डीएनए रेप्लिकेट एस फेज में करेगा, विच इज G1 फेज। समझे? G1 इज फॉर द ग्रोथ फेज, द फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव। S और M के हैं, रेप्लिकेशन नहीं हुई। यहां रेप्लिकेशन कहां होगी बेटा? S फेज की। सबसे जरूरी लिख देती हूं डीएनए रेप्लिकेशन। यहां पर क्या होगी बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन की। एक और चीज समझो, नंबर ऑफ रिमेन सेम। डीएनए डुप्लीकेट होने के बाद भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, सेम होता है। और डीएनए कंटेंट क्या हो जाता है? डीएनए कंटेंट डबल्स। अब आप बताओगे भाई ये क्या तरीका है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह रहे हैं, डीएनए कंटेंट डबल। मैम ऐसे पॉसिबल है? ये देखो, एस फेज से पहले मैं इसे अपना क्रोमोसोम मिलती थी, और एस फेज बाद मैं इसे अपना। तो अब आप मेरे को बताओ कि अगर मैं इनकी काउंटिंग करूं, यहां पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन है, एक ही चीज दिख रही है। और अगर ये क्रोमोसोम है, यहां पर भी नंबर ऑफ है। मैं क्या बोलती कि एस फेज के दौरान नंबर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बेटा मेरा कंटेंट ऑफ डीएनए यहां पर सपोज करो 2 है, यहां पर क्या है? उसका डबल बेटा 4C। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को इसको उठा के यहां रखना है, ये एक ही एंटिटी तो है। बच्चा पार्टी ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस फेज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, और जो कंटेंट होता है वो दुगना हो जाता है। इस फिगर को ध्यान रखना बेटा, इससे आपको सही समझ। इसके अलावा हमें एक चीज करनी है एस फेज में, दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एन एनिमल सेल, देन द डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन न्यूक्लियस। बेटा मेरी डीएनए रेप्लिकेशन कहां पर स्टार्ट होती है? न्यूक्लियस में स्टार्ट होती है। और एनिमल सेल के जो सेंट्रियोल्स हैं, दे गेट डुप्लीकेटेड हियर इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट कर रहे होते हैं, और न्यूक्लियस में मेरी डीएनए रेप्लिकेशन है। और ये दोनों प्रोसेसेस कहाँ हो रहे हैं बेटा? मेरे एस फेज के अंदर। एस फेज बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इसको पूछना मत। अगला बेटा हमारा आखिरी फेज पर आ जाते हैं, जी फेज। किस पर आ जाते हैं? जी से ग्रोथ तो है ही, मैं क्या लिखूं? कंटिन्यू हियर। ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है बेटा। सेल प्रिपेयर्स प्रोटीन required in mitosis, required in mitosis। बेटा होता क्या है कि यहाँ पर हर चीज की तैयारी पहले। अब कल मेरा एग्जाम है, तो मैं तैयारी तो आज ही करूँ। तो इसीलिए अगर मैं बोलूं कि मेरे को ऐसे प्रोटीन
जरूरत कहाँ बनेंगे, जी। अगर ऐसी चीज है जो कि जिसकी रिक्वायरमेंट है वो कहाँ बनेगी, एस में। मेरा G2 फेज कैसे प्रोटीन बनाता है, की जरूरत कहाँ पड़ेगी बेटा, एम फेज। समझ गए बेटा। तो ये मेरा इंटरफेज है, जो भी हमने बोर्ड लिखा ये क्या है, मेरा इंटरफेज यानी कि तैयारी का फेज है। के अंदर हमने 3 फेजेस बोले। कौन कौन से 3 फेजेस है बेटा, ध्यान रखना। पहला हो गया G1 गैप 1। सबसे इंपॉर्टेंट फेज बेटा ये इकलौता फेज है जहां पर डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह रहे हैं, कंटेंट डबल हो रहा है। और तीसरा फेज होता है G2 फेज। इन 3 को ऐड करके हम लोग क्या बुलाते हैं बेटा, इंटरफेज बुलाते हैं। आई होप दिस सेंस टू यू। अब इसके बाद मैं एक की बात करूंगी, वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। हमने लिया G1 G2 S को भी बता दिया। अब हम आ गए Q0 फेज आते हैं, या फिर यानी कि आते हैं। क्या है बेटा ये समझना, ये क्या है ये समझना। Q0 क्वीसेंट G, बहुत ध्यान से एक बार समझाऊंगी, बहुत ध्यान से समझना। आई एम पुटिंग एन इम्पोर्टेंट सिंबल हियर क्योंकि आता है बेटा। देखो बेटा, मेरे बॉडी के कुछ सेल्स जैसे कि हार्ट सेल्स बेटा हमेशा डिवाइड नहीं करते रहते। हार्ट का साइज वही है बेटा, हार्ट के सेल्स डिवाइड नहीं करें। लेकिन सपोज कई बार किसी हार्ट के सेल्स डैमेज हो गए, ब्रेन से निकल जाएगा कि भाई डिवाइड करो। इसीलिए कुछ सेल्स ऐसे पॉज मोड बैठे होते हैं, है ना, ऐसे बैठे होते हैं। जैसे ही सिग्नल आएगा डिवाइड करने लगेंगे। बट अगर सपोज कभी हार्ट की, क्या वो सेल्स कभी डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे बेटा। हमारी बॉडी के कुछ सेल्स या तो कभी डिवाइड नहीं करते या ऑक्सीजन डिवाइड करते हैं, ऐसा करने का सिग्नल मिले। ऐसे सेल्स एक स्पेसिफिक बैठे रहते हैं, से हम बोलते हैं बेटा G0 स्टेज, क्वीसेंट स्टेज। और कब डिवाइड करते हैं, कब उन्हें प्रोलिफरेट डिवाइड करने का सिग्नल मिलता है। स्टेज को क्या बोलते हैं, स्टेज। मेरे कुछ सेल्स मेरी सेल साइकिल को एग्जिट कर जाते हैं इवन फेज के दौरान ही, और इस इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं। कब मेरे को डिवाइड करना है, सिग्नल दूंगी। अब आप ये बताओ बेटा, ऐसा सेल किस स्टेज में रहेगा। अगर मैं ट्रैफिक लाइट की बात करूं तो एक होती है रेड लाइट, एक होती है येलो लाइट, एक होती है ग्रीन लाइट। तो आपको पता है येलो लाइट का मतलब क्या होता है, येलो लाइट का मतलब होता है अलर्ट लाइट। हमेशा देखो ग्रीन लाइट होने से पहले भी कौन सी लाइट होगी, येलो। और रेड होने से पहले भी कौन, येलो। क्या बता रहा है बेटा, वो ये बता रहा है कि अलर्ट लाइट है, अलर्ट हो जाओ। मेरे ये सेल्स भी अलर्ट फेज में बैठे रहते हैं। अब हार्ट इंजरी, मेरे इन सेल्स को एकदम एक्टिव रहना पड़ेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव, कि जैसे ही ब्रेन से सिग्नल आएगा डिवाइड करेंगे उन सेल्स को, डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के लिए। इसलिए ये सेल्स भी मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। भले ही वो G0 एक पॉज्ड स्टेज है, बट सेल्स कैसे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिव। समझ गए बेटा, जो चीजें बताई पॉइंटर में लिख के खत्म करते हैं जल्दी से, मेरे साथ साथ लिखना बेटा। अगर मैंने बात करी कौन स्टेज की, Q0 स्टेज या फिर नोन एज G0 स्टेज, तो मैंने क्या बताया है यहाँ पे, मैंने बोला का एग्जाम्पल क्या है बेटा, सम सेल्स ऑफ बॉडी। जैसे कि अगर मैं बात करूं हार्ट सेल्स की, जैसे मैं बात करूं हार्ट सेल्स की बेटा, कि 2 कंडीशन है, दे डू नॉट डिवाइड और दे डिवाइड ओके। या तो कभी डिवाइड नहीं करेंगे या ओकेजनली डिवाइड करेंगे। मैंने इसकी डेफिनेशन क्या लिखी देखिए जरा, सम सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल, some cells exit cell cycle at G1 to enter an inactive stage। ऐसा बोला बेटा, inactive stage बोला। क्या है स्टेज का नाम, कॉल्ड G0 स्टेज।
these cells in G naught stage are metabolically active. They are metabolically active. And will proliferate. बेटा proliferate divide. When signaled to जब सिग्नल मिलेगा तो क्या करने लग जाएंगे बेटा, डिवाइड करने लग जाएंगे। तब तक इसी स्टेज में बैठे हैं। तो अगर मैं आपके लिए ड्रॉ करूं बेटा, देखो सपोज सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ये सर्कल ड्रॉ किया, ये देखो बेटा, एक है मेरा G1, एक है मेरा S, एक है मेरा G2। क्या है मेरा G2? बेटा मैं इसको कैसे दिखाती हूँ ध्यान से देखना, बस मैं G0 प्रेजेंट कर रही हूँ। कुछ सेल्स कहाँ से एग्जिट मारते हैं G1 से, किस स्टेज में एंटर करने के लिए G। अब देखो की बात ये है, अगर पूछ स्टेज कैसी है तो इनएक्टिव स्टेज, और अगर सेल्स पूछ कि सेल्स कैसे हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव। कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें बेटा, स्टेज इनएक्टिव बोला बट सेल्स क्या हैं, एक्टिव। कब डिवाइड करेंगे, कब प्रोलिफरेट करेंगे, जब ऐसा करने का सिग्नल मिलेगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर एवरीवन, तो मत भूलिएगा, हमने एकदम डिटेल में कर लिया है। अब हम शुरू कर रहे हैं बेटा मेरा माइटोसिस। आपको पता है कि ह्यूमन के अंदर माइटोसिस लगभग 1 घंटा या 1 घंटे से भी कम लेता है। क्यों? क्योंकि हम तैयारी का सारा काम कर चुके हैं, बोले तो फेज कवर कर लिया। ये कुछ G1 फेज, S फेज, और साथ में एक एक्स्ट्रा फेज या G0। कुछ स्पेसिफिक सेल्स रहते हैं जो यूजुअली डिवाइड नहीं करते, तभी डिवाइड करते हैं जब ब्रेन से सिग्नल जाएगा डिवाइड करने का, और तब वो सेल साइकिल के अंदर एंटर कर जाएंगे और डिवीजन। ठीक है बेटा। माइटोसिस देखिए, मैंने आपको बताया माइटोसिस ऐसे होता है बेटा, एक सेल से 2 सेल बनना। इसीलिए मैंने आपको बोला कि माइटोसिस के लिए एक और शब्द यूज किया, का नाम है डिवीजन। का क्या नाम है बेटा, जिसका नाम क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। का नाम है इक्वेशनल डिवीजन। अब भाई माइटोसिस रिलेटेड अगर मैं नीट की बात करूं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा। देखो मैंने 23 घंटे एज अ ह्यूमन इंटरफेस दिया, और सब चीजों का बंटवारा करना है, इतना सारा डिस्ट्रीब्यूट करना है कि बहुत सारे रैंडम चेंज आते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो कई बार आपकी मम्मी भाई ड्रामा क्यों कर, व्हाट इज दिस ड्रामा, व्हाट इज दिस ड्रामा। ड्रामा बोले तो कि आपका मूड ही चेंज, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो इसीलिए माइटोसिस भी बोला कि भाई तू बड़ा ड्रामा करता है। तो बेटा व्हाट इज दिस ड्रामा, ड्रामा मीन एक स्पैन में। तो अगर आपसे सेल साइकिल का सबसे ड्रामेटिक फेज कौन सा है, सो इट माइटोसिस एवरीवन। क्या बोलूंगी, ड्रामेटिक फेज सेल साइकिल। व्हाट इज इट एवरीवन, मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। क्यों? रीऑर्गेनाइजेशन बेटा। अब मैंने इंटरफेस, एक सेल ने सारी के सारी चीजें डुप्लीकेट कर ली। एस फेज में डीएनए और G1 G2 ने भी प्रोटीन ऑर्गेनल सबको डुप्लीकेट कर लिया। अब उसे अलग अलग करना है बेटा, ऑर्गेनाइज करना है अलग अलग। तो कहाँ होगा माइटोसिस, क्या लिखूं, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन of all the cellular components occur here. Major reorganization of all the cellular components occur here at mitosis. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसी माइटोसिस हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले पार्ट का क्या नाम था, कैरियोकाइनेसिस, तो न्यूक्लियर डिवीजन का, साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन। प्लांट और एनिमल में अलग अलग तरीके से है। इसके अलावा हमने कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेज है। पहली स्टेज का क्या नाम था, प्रोफेज।
का मेटाफेज का एनाफेज और लास्ट का क्या था बेटा, टीलोफेज। तो आगे हमें 5 स्लाइड्स करनी है बेटा इन टोटल, प्रोफेज की, मेटाफेज की, एनाफेज की, टीलोफेज की, और एक किसकी, साइटोकाइनेसिस की बेटा। यही 5 स्लाइड्स के साथ हमारा आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा हमारा आधा चैप्टर, क्या हो जाएगा बेटा, एकदम खत्म। क्या समझे, आगे चले। माइटोसिस की स्टेजेस स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। अब एक चीज ये सुनो, जब मैंने बात की एनिमल सेल की, एनिमल सेल्स को माइटोसिस इन या फिर सोमैटिक सेल, बेटा ये जरूरी है। तो एनिमल सेल है वो माइटोसिस सेल्स में दिखाता है, बस एक एक्सेप्शन है, भी आगे जाके पढ़ेंगे। जबकि बेटा मेरा जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में माइटोसिस की बात करें तो एन यानी कि एप्लॉइड सेल में भी दिखाएगा और 2n यानी कि डिप्लॉइड सेल में भी दिखाएगा, इतना ध्यान रखें। मैंने बोला अगर एनिमल सेल की बात कर रही, एक 2n सेल डिवाइड करके 2n सेल बनाएगा, दिस इज एवरीवन। लेकिन प्लांट के अंदर एक n सेल भी 2n सेल बना सकता है और एक सेल 2n सेल बना सकता है, ऐसा। अब बचा पार्टी, हमने जितनी भी माइटोसिस की पढ़ी, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, फेज, टेलोफेज, ये समझो दैट देयर इज नो क्लियर कट डिविजन, देयर इज नो क्लियर कट डिविजन बिटवीन द स्टेजेस। इसके बीच में क्लियर कट डिविजन है का क्या मतलब बेटा, इसका मतलब जैसे ही प्रो का मेटाफेज, या फिर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में तो द एंड ऑफ प्रोफेज विल मार्क द स्टार्ट ऑफ मेटाफेज। प्रोफेज का एंड, हाँ वही पॉइंट प्रो को एंड कर रहा है और एक तरीके से स्टार्ट कर रहा है मेटाफेज। मेटाफेज जहां पर खत्म हुआ वहीं पर ही एनाफेज क्या बेटा। इसीलिए हमने बोला कि प्रोफेज के जो मेरे स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल हैं के बीच में क्या है बेटा, के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस, सिग्निफिकेंट क्लियर कट डिवीजन था। अब आप बोलोगे मैम इस स्लाइड पे क्यों आई बेटा, बेटा मैं सबसे पहली स्लाइड पर इससे आई, इसलिए आई क्योंकि हम करेंगे एक चेंज। इज एवरीवन, ईस्ट की लाइफ साइकिल 20 मिनट्स की नहीं है बेटा, बेटा किस चीज की है ये लाइफ साइकिल। ह्यूमंस की लाइफ साइकिल का टाइम क्या बताया मैंने आप, ह्यूमंस की लाइफ साइकिल का टाइम क्या बताया बेटा मैंने, ह्यूमंस की लाइफ साइकिल का टाइम मैंने आपको बताया 24 घंटे, एकदम ठीक, घंटे एकदम ठीक। 20 मिनट है बेटा, ये लाइफ साइकिल है ई कोलाई यानी कि बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई। और अगर ई की बात करूं लाइफ साइकिल है बेटा कि 90 मिनट्स, ठीक है। तो अगर बेटा ये करा हो आपने तो करेक्ट कर लेना, ई कोलाई की 20 मिनट्स की है जो कि बैक्टीरिया है एस्चेरिचिया कोलाई, और ईस्ट की कितनी है बेटा, ईस्ट की 90 मिनट्स। चलो इसके बाद हम वापस आ जाते हैं जहां पर हम थे। हमने बोला माइटोसिस के क्लियर कट डिवीजन है, 5 स्लाइड्स और चैप्टर खत्म, बोले तो प्रो स्टार्ट करते हैं। तो पहला फेज क्या है मेरा, प्रो फेज। अब आप ये देखो बेटा, प्रो समझना बहुत ध्यान से, मेरा ये न्यूक्लियस है बेटा, मेरा सेल, ये उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा। इस थ्रेड लाइक फॉर्म क्या बोलते हैं, थ्रेड लाइक फॉर्म को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। अब मेरा डीएनए डुप्लीकेट हो चुका है, आप समझो कि मेरे पास ऐसे डोरा, ऐसे जिस पतंग उड़ाते हैं बेटा, मांझा यहाँ बिखरा हुआ है, और वैसा ही मेरा डीएनए नजर आ रहा है। तो डिवाइड करना है 2 इक्वल पार्ट्स में बड़ा ही मुश्किल है। अगर मैं बोलूँ आपको इतनी छोटी सी चरखी दे देती कि आप सारे धागे को उन चरखियों पे बांध दो, रील पे बांध दो, और अगर मैंने बोला कि मेरे पास ऐसे करके 8 रील आ गई, 8, तो आप क्या करोगे, मेरा डिवीजन बड़ा आसान हो जाएगा, 4 एक तरफ 4 एक तरफ। इसीलिए मेरे सेल के अंदर का जो डीएनए कंटेंट है थ्रेड लाइक फॉर्म है, जिसे मैं क्रोमेटिन। बेटा ये क्रोमेटिन डेंस हो क्या बना देता है, डेंस होकर ये छोटे छोटे एक्स शेप ऐसे स्ट्रक्चर बना देता है,
तो हम बोलते हैं क्रोमो। और क्रोमो बनने का फायदा क्या है बेटा? मेरे डीएनए का बंटवारा करना, डिवाइड करना आसान होता है। मेरे प्रोफेज में क्या होगा, जो मेरे वो क्या होती है बेटा, मेरा क्रोमेटिन जिसमें डीएनए थ्रेड की फॉर्म में है, कॉन्डेंस हो क्या बनाता है, क्रोमो। कॉन्डेंस होके बेटा क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। जल्दी से हम क्या लिख लेते हैं बेटा, प्रोफेज के पॉइंट्स लिख लेते हैं। प्रोफेज के पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहले आप ये बताओ, ये फेज आया किसके बाद? से पहले क्या हुआ था, मैं लिख देती, अकर्स आफ्टर, अकर्स आफ्टर एस एंड जी। एस और जी फेज के बीच आएगा बेटा मेरा प्रोफेज का। क्या यहाँ पर इस क्या होगा बेटा, हियर chromatin is condensed, chromatin is condensed to form, क्या बनाना है बेटा, बनाने हैं, मैं क्या बोल देती हूँ, डीएनए अनटैंगल्ड। डीएनए की क्या हुई बेटा, अनटैंगलिंग हुई। इतना समझ गए, मैं इतना हम समझ गए बेटा, प्रोफेज इतना समझ गए आप। आगे क्या होगा बेटा, आगे क्या होगा जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। इसके अंदर अगर मैं बोलूं कि मेरे को पता कैसे लगा कि मेरा प्रोफ कंप्लीट हो गया, जरूरी है बेटा, अगर मैं बोलूं मेरा प्रोफ खत्म हो गया, पता कैसे लगेगा बच्चा पार्टी? ये सुन, अब हम देखते हैं थोड़े से बुक के डायग्राम। अब ये है आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम प्रोफ का। आपने देखा कि बेटा थोड़े बनने शुरू हो गए हैं। देखो क्रोमेटिन धीरे धीरे कॉन्डेंस हो रहा है और क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। ये क्या है, अर्ली प्रोफेज, क्या है, लेट प्रोफेज। आपको क्या समझ आया? ये कॉन्डेंसेशन और लेवल पर हो गई, अर्ली से लेट तक। और एक और चीज नोटिस करो, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ये यहाँ पर डिसइंटीग्रेट होने लगा, न्यूक्लियर एनवेलप टूटने लगा बेटा। मेरी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो डिसअपीयर लगती है। तो इसीलिए बोला मैंने, मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरा प्रोफेज खत्म हो रहा है बेटा? कंप्लीशन ऑफ प्रो मार्क्ड बाय, कैसे मार्क करेंगे बेटा, कंप्लीट कॉन्डेंसेशन, कंप्लीट कॉन्डेंसेशन क्या होगा, जल्दी से बताओ मेरे क्या हो रहे हैं बेटा, कंडेंस हो रहे हैं, क्रोमोसोम बना रहे हैं, और असेंबली ऑफ माइटोटिक एपरेटस। इसमें क्या हुआ बेटा, अब आप देख रहे हो कि ये मेरा एक सेंट्रियोल है बेटा, इस सेंट्रियोल ने पोल्स पर जाना शुरू कर दिया है। तो ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये देखो तो यहाँ प्रोफ से मेरे पास क्या बन जाएंगे, छोटे से स्ट्रक्चर बन जाएंगे बेटा, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन जाएंगे बेटा क्रोमो। इसके बाद मेरे क्रोमोसोम ना पूरे सेल में फैल जाते हैं। बट मैं चाहती थी कि मैं अपने क्रोमो प्लेट में अरेंज करूं, ताकि फिर का बंटवारा उनको हाफ करना इजी रहे। इसीलिए बेटा मेरे पोल्स से सेल फाइबर्स आते हैं और से कनेक्ट हो जाते हैं, ताकि वो उसको सेपरेट करने में हेल्प करें। सेल फाइबर्स क्रोमोसोम को अटैच करेंगे, प्लेट पर अटैच करने के लिए, तो लाने के लिए हमें कुछ माइटोटिक एपरेटस की जरूरत है। तो माइटोटिक एपरेटस बनना शुरू हो जाएगा। और मैंने क्या लिखा, कॉन्डेंसेशन होगी किसकी, क्रोमोसोम की। क्या बन जाएंगे बेटा मेरे क्या बन जाएंगे बेटा मेरे बन जाएंगे। अब अगर आपसे नीट में अगला सवाल पूछ लिया, एंड ऑफ मेरे प्रो एंड में आपको कैसे पता लगेगा बेटा प्रोफेज एंड हो गया है? पहला, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन एनवेलप, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, मेरा न्यूक्लियर एनवेलप पूरा डिसइंटीग्रेट जाएगा। एनवेलप पॉइंट, पॉइंट बेटा डिसअपियरेंस ऑर्गेनल्स।
भी ऑर्गेनल्स, गोल्जी, ER कुछ नजर नहीं आएगा बेटा, सब अपने पार्ट्स में टूट जाएगा यहाँ पर। नो ऑर्गेनल्स, डिसअपियरेंस ऑफ ऑल द ऑर्गेनल्स, ये क्या हो जाता है बेटा, मेरा प्रोफेज हो जाता है। अब आप ध्यान से समझो, अपने हेड जैसे कन्वर्ट कर दिया, छोटा बदल दिया, मेरे जो ये क्रोमोसोम है ये पूरे सेल के अंदर फैल जाएंगे। अब मैं क्या चाहती हूँ बेटा, अब इनको आधा आधा करना मुश्किल है, अब आधा आधा करना है तो क्या करूं, नंबर तो मैं गिन सकती हूँ। मैंने बोला कि भाई प्लेट पर आ जाओ, क्यों, यू प्लेट पर आ जाएंगे, इनको आधा आधा करना बड़ा आसान रहेगा। तो इस प्लेट पर अलाइन करना है, जिससे बोला मेटाफेज प्लेट, कुछ फाइबर्स के थ्रू अलाइन करना है। वो फाइबर्स छोटे छोटे सेंट्रियोल्स से बने हैं बेटा, सेंट्रियोल से निकल रहे होते हैं फाइबर्स, और मैंने इसको अरेंज कर दिया इस स्टेज को, ये मेटाफेज प्लेट पर अरेंज्ड है। क्या बोला बेटा मैंने, बेटा मैंने बोला मेटाफेज, क्या बोला मैंने, मेटाफेज। मैं जल्दी से पॉइंटर्स लिखती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। स्टार्ट ऑफ मेटाफेज मार्क्ड बाय कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, मेरा न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो गया बेटा, ठीक है। क्रोमोसोम्स किसमें स्प्रेड कर जाएंगे, सेल के अंदर, विल स्प्रेड इन द सेल, मेरे सेल के अंदर मेरे क्रोमोसोम स्प्रेड कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पिंडल फाइबर्स कहां से आएंगे, ऑपोजिट पोल से आएंगे, क्या लिखूं, स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम poles will attach to kinetochore। अब ये सब क्या है, इधर समझो भाई बहुत ध्यान से। मैंने बनाया बेटा एक क्रोमेटिड, मैंने बनाया दूसरा क्रोमेटिड, बेटा सेल में पढ़ाऊंगी ये, वो सिस्टर क्रोमेटिड्स जिस पर अटैच्ड होते हैं, पॉइंट को मैं बुलाती हूँ सेंट्रो, को क्या बुलाया, सेंट्रोमीटर, जहां दो सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड हैं। बेटा अब ना बड़ी बहुत बढ़िया सी चीज है, इसके दोनों साइड ना एक एक सोया कटोरी है, एक सोया कटोरी इधर, एक सोया कटोरी। ये मैंने ब्लू कलर का क्या बनाया बेटा, ये प्रोटीन की डिस्क है। व्हाट इज दिस सोया कटोरी बेटा, ये प्रोटीन की डिस्क है, इस डिस्क का नाम है काइनेट, क्या नाम है, काइनेटोकोर। क्या है बेटा, ये प्रोटीन की डिस्क है। और इसका फायदा क्या है बेटा, इसका फायदा क्या है, जो में सेल फाइबर्स अटैच करते हैं इसी प्रोटीन की डिस्क पर करते हैं। मेरा एक क्रोमेटिड से मिलकर बना, का जॉइनिंग पॉइंट सेंट्रोमीटर है, ये दोनों साइड सोया कटोरी प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की डिस्क्स हैं बेटा, जिनका नाम क्या है, काइनेटोकोर, पर स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को अटैच करते हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ गए। अब इतना समझो कि मेरे मेटाफेज हैं कि बेस्ट मॉर्फोलॉजी, बेस्ट मॉर्फोलॉजी क्यों है बेटा, क्यों कि मेटाफेज मेरा कॉन्डेंसेशन कंप्लीट हो जाता है एकदम बढ़िया से, यहाँ पे मेरे सेंस हो जाते हैं। और अगर आपको माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम देखना है तो किस स्टेज देखते हैं बेटा, मेटाफेज पे। इसके अलावा बेटा आपने देखा, मैंने बोला कि वो अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट पर, तो मेटाफेज प्लेट क्या एक्चुअली कोई प्लेट है क्या, नहीं बेटा कोई प्लेट नहीं है, ये बस एक प्लेन है अलाइनमेंट का ऑफ द, ठीक है, ये एक प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है जिसमें अटैच हो जाते हैं सेंटर पे। और कई बार इस मेटाफेज प्लेट को इक्वेटोरियल प्लेट भी क्या बोल देते हैं बेटा, प्लेट। तो आपने देखा होगा बेटा, अगर मेरा ये अर्थ है, अपन ये 0 डिग्री क्या बोलते हैं, डिग्री पे है,
तो मेटाफेजिक प्लेट भी तो एक अलाइनमेंट ही है क्रोमोसोम के अलाइन करने का, इसीलिए इसको कई बार इक्वेटोरियल प्लेट भी बोल देते हैं। ये मेरे पोल्स से, देखो अब अगली स्लाइड में दिखाती हूँ आपको एनाफेज में आखिरकार हो क्या रहा है। आखिरकार हो क्या रहा है ये देखो बेटा। अगर ये मेरा मेटाफेज है, मेरे मेटाफेज के अंदर बहुत ध्यान से देखो बनाए 4 क्रोमोसोम मेटाफेजिक पर मेटाफेजिक पर है, यहाँ पर अरेंज्ड है। यहाँ पोल्स पर बेटा छोटे छोटे से स्ट्रक्चर है, सेंट्रियोल से बने हैं, स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? स्पिंडल फाइबर कनेक्ट करते हैं क्रोमो पर, काइनेटोकोर पर कनेक्ट करते हैं। मेटाफेज आपने देखा, ये था मेरा मेटाफेज। अब होगा क्या, बहुत ध्यान, ये स्पिंडल फाइबर्स ना छोटे होने लग जाएंगे। अब आप सोचो कि अगर ये थ्रेड जैसी चीजें शॉर्ट होने लग गई, होने लग गई, तो क्या करेंगे? इस क्रोमोसोम को बीच में करने की, ये धागे एक तरीके से खींचेंगे और मैं किस स्टेज पर आ जाऊंगी? मेरी एनाफेज। किस स्टेज पर आ जाऊंगी बेटा मैं? अपनी एनाफेज स्टेज पर। और आप सोचो कभी ये बेटा इधर सेंटर से खींच रहे हैं, इस सेंटर से एकदम से खींच रहे हैं कि टेल्स, जो इनका पूंछ स्ट्रक्चर है बेटा, टेल जैसा स्ट्रक्चर हवा में आ रहा है, हवा में आ रहा है। तो ये एक का ये 2 क्रोमेटिड्स के अंदर टूट जाना और ऑपोजिट पोल पर जाना से मेरे फाइबर्स के छोटे होने की वजह से, पुलिंग वजह से, हम बोलते हैं एना। क्या बोलते हैं उस स्टेज बेटा? हम एनाफेज। तो मैं क्या बोलूंगी बच्चा पार्टी, जल्दी से बताओ एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में बोला क्रोमोसोम आर split into its sister chromatids the spindle fibers coming from the poles। और अगर मैं बोलूं कि जो फाइबर्स हैं बेटा, फाइबर्स गेट शॉर्टेंड, फाइबर्स छोटे होने की वजह से वो कर देते हैं बेटा, स्प्लिट कर देते हैं। अब बच्चा पार्टी इसने जो स्प्लिट किया, क्रोमेटिड्स में किया, ये क्रोमेटिड्स जाके क्या बना देते हैं? डॉटर सेल का क्रोमोसोम बनाएंगे। तो आगे मेरा डॉटर सेल है, उसका तो ये है, अभी तो मैंने इसको एक क्रोमेटिड बोल दिया, बट ये आगे के डॉटर सेल का क्या है बेटा? डॉटर सेल का क्या है? क्रोमो। इसलिए मैंने क्या बोला बेटा? फाइबर्स fill the chromatid towards the poles such that सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ चला जाता है, such that centromere is towards the poles and tails trail behind। टेल्स है वो पीछे धीरे धीरे आती रहती हैं बेटा। ये क्या है? मेरे एक के 2 क्रोमेटिड्स में टूटने का स्टेज एनाफेज। अब आप अगर बहुत ध्यान से समझो, हम क्या इधर देखो बेटा, डायग्राम्स में हमने किया क्या? हमने प्रो के अंदर क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स बनाया, न्यूक्लियर एनवेलप को हटाया, मेटाफेज प्लेट पर लगा दिया ताकि आधा कर सके। प्लेट पर लगाने के बाद उनको स्प्लिट किया तो कौन आई? एनाफेज आई। बेटा एनाफेज है शेप ऑफ क्रोमो बढ़िया दिखती। अगर बोले कि कौन शेप बहुत बढ़िया दिखती है क्रोमो की, वो मेरा एनाफेज रहेगा।
अब देखो बेटा, मैंने डिवाइड करने का तो सारा काम कर दिया, मैंने क्या कर दिया, डिवाइड करने का काम कर दिया। तो अब जब डिवाइड करने का काम कर दिया तो क्या मेरे क्रोमोसोम रहने की जरूरत है? बेटा वो अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देंगे, क्या बन जाएंगे, फिर से क्रोमोसोम बन जाएंगे। क्लियर एनवेलप जो हट गई थी आ जाएगी बेटा, सेल ऑर्गेनेल्स जो डिसअपियर हो गई थी वो फिर से आ जाएंगी। तो अगर आप बहुत ध्यान से सोचो हिसाब से टीलोफेज या प्रो का उल्टा है, प्रोफेज का उल्टा है। क्या बोला, क्या बोला, यहां पर क्या होगा, इट इज मार्क्ड बाय कन्वर्जन ऑफ या फिर क्या बोलूं, जेनेटिक मटीरियल इट्स इंडिविजुअलिटी एज क्रोमोसोम आपने उस क्वालिटी कर दी और वापस क्या बन गया, क्रोमेटिन बन गया। के अलावा क्या होगा बेटा, क्लियर एनवेलप वापस आ जाएगा, क्लियर एनवेलप appears, cell organelle like Golgi are reappear, भी वापस आ जाएंगे बेटा। इसका मतलब मेरे को यहाँ पर मिला क्या, एक सेल मिला, अंदर कितने मेरे को न्यूक्लियस मिल गए बेटा, टीलो के एंड में क्या मिल गए, 2 न्यूक्लियस टीलोफेज के एंड में। इसके सारे इवेंट्स कैसे हैं, एक तरीके से अगर आप देखो चीजें प्रूफ रही थी, सारे इवेंट क्या है उसके उल्टे। अब बेटा टीलोफेज ने मेरे किस फेज को एंड किया, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन। मैंने देखा कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। फेज में क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना, मेटाफेज में प्लेट पर अलाइन हो गए, एनाफेज में सेंटर से स्प्लिट हो गए, पोल जेनेटिक मटेरियल को आधा आधा करना है। टीलोफेज के अंदर जो से वापस क्रोमेटिन यानी कि थ्रेड में बदल गए, क्लियर एनवेलप वापस आ गया, ऑर्गेनल्स वापस आ गए बेटा। इसलिए हमने कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन को खत्म कर दिया। अब आखिरी स्लाइड क्या है बेटा मेरी, साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल डिवीजन। ये बेटा साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल डिवीजन की स्लाइड है। अब आप ये देखो बेटा, अगर मैं सेल डिवीजन की बात कर रही हूँ प्लांट में और एनिमल में, तो अलग अलग तरीके से सेल डिवीजन दिखाते हैं। तो अगर आप एनिमल सेल की बात करो, ये लो, ये मैंने आपके लिए बना दिया एक एनिमल सेल। तो ये जो एक एनिमल सेल है, ये अगर चलो सा बना ताकि आपको समझ आए, तो ये मेरा एक एनिमल सेल, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस। अब एनिमल सेल के पास सेल वॉल तो नहीं है बेटा, सेल वॉल नहीं है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है ना, वो धीरे धीरे ऐसे अंदर की तरफ फरो बनाती रहती, ऐसे धीरे धीरे अंदर की तरफ क्या बनाती रहती है, फरो, और ग्रेजुअली इस सेल को 2 में डिवाइड कर देती। जो आपने देखा, मैंने क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या बनाई, फरो बनाई, और कहां से कहां, बाहर से अंदर गई है फरो, सेंट्रीपिटल फरो, सेंट्रीपिटल तरीके से फरो बनी। सेंट्रीपिटल मतलब बेटा आउटसाइड वर्ड्स इन। अब आपने देखा कोई भी चीज मैंने दोबारा लिया, उसको ऐसे 2 में गुगली बना दी उसको, ना आपने बेटा, तो बीच में से ऐसे पिंच करना, क्यों, क्योंकि सेल वॉल नहीं है, एनिमल सेल है बेटा, और फिर उसको 2 डिवाइड करना एक तरीके से। क्या होता है बेटा एनिमल सेल में, कैसे होता है साइटोकाइनेसिस, फरोइंग से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पिंच करने से। ये किस तरीके का फरो है, सेंट्रीपिटल या फ्यूगल बेटा, सेंट्रीपिटल, बाहर से सेंटर की तरफ हो रहा है। वहीं अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं बेटा, प्लांट सेल के अंदर ये एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है जिसको सेल वॉल का, अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, फिर मेरे ये न्यूक्लियस। अब बेटा देखो जो वॉल है वो तो इनएक्सटेंसिबल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वॉल कर सकती, इसलिए इन्होंने बोला भाई एक कमरे को 2 में डिवाइड करना है और वॉल तो बड़ी तगड़ी है, तो मैं क्या करूं, नई वॉल बनानी पड़ेगी। बेटा प्लांट सेल के अंदर एक प्लेट बननी शुरू है, वो की बननी सेंटर से शुरू होती है
और फिर कहाँ जाती है, बाहर की तरफ जाती है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर जो मेरी सेल वॉल है वो एक्सटेंड हो सकती है क्या, सकती, इनएक्सटेंसिबल है मेरी सेल वॉल। और इस वजह से क्या होता है, न्यू सेल वॉल इज, न्यू सेल वॉल भी नहीं बेटा, सेल वॉल भी नहीं, मैं क्या बोलूं, मिडल लैमेला। मिडल लैमेला इज between the two cells। हम क्या बुलाते हैं बेटा, हम बुलाते हैं सेल प्लेट। का मतलब मैंने ये बोला कि प्लांट सेल था के बीच प्लेट बननी, सेंटर से शुरू हुई और जो के बाहर की तरफ बन गई बेटा। सेंटर से बाहर क्या बोलूं, सेल प्लेट क्या बनी, सेंट्रीफ्यूगल, मतलब कि इनसाइड से शुरू हुई और कहाँ बनी बेटा, आउटसाइड, बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो प्लांट सेल में क्या होता है बेटा, सेल प्लेट बनती है। एनिमल सेल में क्या होती है बेटा, फरोइंग। समझ गए मेरे बच्चा। अब देखो इतना समझ लिया तो आखिरी चीज समझो बेटा, कई बार सपोज मेरा एक सेल के अंदर बेटा मेरे न्यूक्लियस डिवाइड कर गए, मेरे न्यूक्लियस डिवाइड कर गए, लेकिन तो सेल डिवाइड होना था ना बेटा, ये नहीं हुआ। अगर सेल डिवाइड नहीं हुआ और न्यूक्लियस फिर से डिवाइड हो गया, सेल बन जाएंगे 4, और फिर से ऐसा हो गया, सेल्स बन जाएंगे बेटा इसके अंदर मेरे 8 सेल। तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगी बेटा। कब आएगी ये कंडीशन, तब आएगी जब कैरियोकाइनेसिस अकर्स, कैरियोकाइनेसिस हुई, लेकिन क्या हुई बेटा, साइटोकाइनेसिस डजंट अकर। जब साइटोकाइनेसिस, तो इसकी वजह से आ जाती है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। वजह से क्या आ जाती है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। से हम प्यार से सिंसाइशियम कहकर भी, क्या कहकर बुलाते हैं बेटा, सिंसाइशियम। आगे जाके मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ाया है, एक बार देखना कि ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हमने कहाँ देखी, ये हमने वाटर को एंडोस्पर्म में देखी, तो उसे मत भूलना बेटा। इसके साथ हमने कर लिया है आज का टॉपिक, यानी कि माइटोसिस एकदम पूरा। राइट एवरीवन, सो माय कैट वुड ऑब्वियसली से नॉट माइटोसिस बट मियोटोसिस टुडे। ओके, तो बच्चा बेटी इसके साथ हमने माइटोसिस खत्म कर लिया। एक बार सुनो जल्दी से, इंटरफेज किया जिसके G1 S और G, एक G0 एक्स्ट्रा फेज किया, M फेज किया सेल डिवीजन प्रॉपर, के अंदर कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रो मेटाफेज एनाफेज, साइटोकाइनेसिस प्लांट और एनिमल की अलग, सेल प्लेट प्लांट में और फरोइंग एनिमल में। इसके साथ आपको थोड़ा सा दुख देते हुए मुझे लगा कि चलो बच्चा पार्टी क्यों ना इस क्लास में, इस सेशन में हम थोड़े से सवाल कर लें। इसीलिए आपके पहचानने के लिए कि आपने कितना अच्छा सीखा, ये जल्दी से देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। द सेल शोन इन द गिवन डायग्राम इज, बेटा ये सेल देखो, ये फिगर मैंने आपको अभी रिप्रेजेंट भी किया था अपने स्लाइड्स के अंदर। ये कौन सा फेज दिखा रहा है, ABCD क्या आएगा बेटा, ABCD क्या आएगा। ऑल्सो बेटा हम 3-4 क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि आपने, आपका स्कोर कितना था, हाउ मेनी डिड यू सॉल्व आउट ऑफ ऑल। जल्दी से बताओ ये कौन सा फेज दिख रहा है बेटा, मेरे को न्यूक्लियर एनवेलप दिख रहा है कि काफी डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है। बिल्कुल सही बोला बेटा, ये लेट प्रोफेज है। अगला, इन प्रोफेज शॉर्टन एंड थिकन ड्यू टू, क्रोमोसोम्स इतने शॉर्ट क्यों हो जाते हैं बेटा, क्यों हो जाते हैं क्रोमोसोम शॉर्ट, आंसर लिखा सबने। ABCD क्या रहेगा, माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से, कॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम की वजह से, माइक्रोफिलामेंट के डिसअपियरेंस की वजह से, या प्रोटीन के फॉर्मेशन की वजह से। बिल्कुल सही बेटा, कॉइलिंग होती है। बेसिकली जो मेरा क्रोमेटिन मटेरियल था वो कंडेंस होके छोटे छोटे ओवरलैप होके अपने ऊपर क्रोमोसोम्स बना देता है। अगला सवाल, वेयर डज स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू मेटाफेज। बहुत अच्छा भाई, मेरे तो प्रोटीन्स फेवरेट हो गए हैं इसके बाद। जल्दी बताओ बेटा, स्पिंडल फाइबर्स कहाँ कनेक्ट करते हैं, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम और टीलोमियर ऑफ द क्रोमोसोम।
वेरी गुड बेटा, मैंने आपको बताया कि दो सिस्टर क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर पर कनेक्टेड हैं, कि इधर उधर एक एक प्रोटीनेशन डिस्क है, उसका क्या नाम है, काइनेटोकोर, के थ्रू सेल फाइबर्स मेरे क्रोमोसोम पे अटैच करते हैं। बच्चा पार्टी लास्ट क्वेश्चन, इफ यू वुड वांट टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज द बेस्ट स्टेज, अगर मेरे को स्टडी करनी है क्रोमोसोम का नंबर वगैरह काउंट करना है, तो आप सबसे बढ़िया किस स्टेज पर कर पाओगे? इज इट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज? एवरीवन याद करो, अगर क्रोमोसोम पढ़ना है तो सबसे बढ़िया स्टेज कौन सी है? वेरी गुड एवरीवन, द बेस्ट स्टेज मेटाफेज। व्हाट इज द बेस्ट स्टेज एवरीवन? इट इज मेटाफेज। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई कुछ क्वेश्चन के बेटा, कि कैसे कैसे आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। अरे वाह, एक बोनस सवाल और आ गया। चलो आखिरी सवाल बच्चा पार्टी, अगर मैंने अनियन टिप की बात की, उसका डिप्लॉयड नंबर क्या है? 16 है। तो अब आपको ये बताना है कि उसमें कितने काइनेटोकोर हैं। क्या बताना है बेटा? के अंदर कितने काइनेटोकोर प्रेजेंट है। अब सवाल देखो जरा, 2n नंबर 16, मतलब मेरे पास 16 क्रोमोसोम है बेटा। अगर 16 क्रोमोसोम है तो आप बताओ कि काइनेटोकोर कितने रहेंगे? 4 4 16 32। बच्चा पार्टी वो दे देती हूँ आपको कि भाई 2 ऑप्शन कैंसिल कर देना, है ना, समझदार को तो इशारा काफी होता है। तो आंसर क्या हो गया बच्चा पार्टी? वेरी गुड। क्यों बेटा? 29 तो क्रोमोसोम है, हर एक क्रोमोसोम में कितने प्रोटीन के डिस्क होते हैं? 1 पर 2। अगर मैंने एक बनाया, कितनी प्रोटीन की डिस्क प्रेजेंट होंगी बेटा? एक इधर और एक इधर। 16 का दुगना क्या है बेटा? 32 बेटा। इसी के साथ आवर क्लास हैज आल्सो रीच्ड एवरीवन, हम लोगों ने माइटोसिस एकदम बढ़िया से खत्म कर लिया। इसके साथ बच्चा पार्टी, इफ यू लाइक द सेशन, इफ यू अंडरस्टूड माइटोसिस, प्लीज लाइक द सेशन और स्कोर कमेंट सेक्शन। एल्स देन दैट आई एम गोइंग टू सी यू वेरी वेरी नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस, के अंदर हम इस चैप्टर को एकदम खत्म कर देंगे। उस सेशन को अटेंड करना मत भूलना, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन एवरीवन। This I'll sign off today and we'll meet very soon. Thank you, Bacha Party. Thank you for all your attention. I will see you soon. Bye bye till then.